प्रिंसटन, न्यू जर्सी, 18 अप्रैल 1955। मशहूर जीनियस कहे जाने वाले साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कई घंटों बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी ने उनका ब्रेन उनके शरीर से निकाल लिया। जब 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उनका ब्रेन उनके सिर से निकाल लिया था। उन्होंने ब्रेन को निकालकर एक कुकी जार में रख दिया और उस जार को फॉर्मल्डिहाइड केमिकल से भर दिया। उन्होंने उसे कई सालों तक छुपाकर अपने पास रखा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद जो अफवाहें उड़ी थी कि किसी ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया है, वो अफवाह नहीं, सच था। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि आइंस्टाइन के जीनियस होने की वजह यानी उनका ब्रेन किसी के घर में कुकी के जार में रखा हुआ था। जब ये बात सामने आई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। उनका ब्रेन निकालने का मकसद सिर्फ उसे ट्रॉफी की तरह सजाकर रखना नहीं था, वो उसे समझना चाहते थे। इसलिए वो उनके ब्रेन के छोटे छोटे स्लाइसेस न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे ताकि वो स्टडी करके बता सके कि उनके ब्रेन में क्या खास है। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, सन 2013। पोस्टमार्टम वाले अस्पताल से 21 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम की दीवारों के पीछे जीनियस माने जाने वाले आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ हिस्सों को संभाल कर और छुपा कर रखा गया है। यहाँ मटर म्यूजियम में हमारे पास ममीफाइड ह्यूमंस के अवशेष हैं। अजीब तरीकों से मारे गए लोगों के स्केलेटन्स हैं। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है ये आइंस्टाइन का ब्रेन। हमारे पास कई तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ एक मेडिकल स्पेसिमेन नहीं है, क्योंकि वो एक आम ब्रेन नहीं है, वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान का ब्रेन है। – 2011 में मटर म्यूजियम को आइंस्टाइन के ब्रेन के 46 स्लाइड्स मिले। उन्हें ये स्लाइड्स डॉक्टर लूसी रॉर्क एडम्स ने दिए, जिन्हें ये स्लाइड्स थॉमस हार्वी के एक कर्मचारी से मिले थे। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे 40 सालों तक इन स्लाइड्स का ध्यान रखने का मौका मिला। मेरे हिसाब से ये एक साइंटिफिक खजाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन का ब्रेन बिल्कुल जवान इंसान के ब्रेन जैसा था। 76 वर्ष की उम्र में भी उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी और ब्रेन में कोई कमजोरी या डिफेक्ट नहीं आया था। 76 साल की उम्र में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के न्यूरॉन्स एक जवान इंसान के ब्रेन जैसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उनका ब्रेन दूसरे इंसानों के ब्रेन से अलग क्यों है? आइंस्टाइन का पैराइटल लोब यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो नंबर्स को समझता और हैंडल करता है और सोचने की क्रिया में सबसे सक्रिय है, बाकी इंसानों के ब्रेन के मुकाबले 15% ज्यादा चौड़ा है। ये 1955 में ली गई एल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्रेन की तस्वीरें हैं। ये ब्रेन आम ब्रेन से अलग है। इसमें जो रेड लाइन दिख रही है वो पैराइटल लोब के वो एरियाज हैं जो नॉर्मल ब्रेन्स के मुकाबले ज्यादा फैले हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पैराइटल लोब है वो आम ब्रेन से बिल्कुल अलग है, वो यूनिक है। हो सकता है उनके यूनिक ब्रेन की वजह से उनमें खास एबिलिटी थी जिससे वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए खुद को अजीब अजीब सिचुएशंस में इमेजिन कर पाते थे। वो खुद को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ इमेजिन करते थे और उनका कहना था कि उनकी इमेजिनेशन बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसी होती थी। पैराइटल लोब विजुअलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज में यूज होता है, इसीलिए हो सकता है कि उनमें विजुअलाइज करने की खास एबिलिटी बड़े पैराइटल लोब की वजह से आई हो। 1980 के दशक में यूसी बर्कली में डॉक्टर मेरियन डायमंड को आइंस्टाइन के ब्रेन की एक और खास खूबी के बारे में पता चला। डॉक्टर डायमंड ने यह जाना कि उनके ब्रेन में आम ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले 70% ज्यादा ग्लियल सेल्स हैं। ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि न्यूरॉन्स और ग्लियल के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। ग्लियल का मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। तो अगर एक ब्रेन है जिसमें हर न्यूरॉन में ज्यादा ग्लियल है
तो उससे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रैवल करती है और प्रोसेस होती है, जिससे ब्रेन ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पाता है। पूरी दुनिया में लगभग 99.9% इंसानों के ब्रेन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ब्रेन्स खास होते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम ब्रेन से अलग है, उसमें ज्यादा ग्लियल्स हैं और पैराइटल लोब भी बड़ा है। हो सकता है उनके जीनियस होने का यही कारण हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन के मुकाबले इतना अलग क्यों है? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना सही है कि उनके ब्रेन की बनावट इसलिए अलग थी ताकि अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ब्रह्मांड के ज्ञान की दुनिया में पहुंचने के बाद वो ज्ञान को हासिल कर सके और उसे समझ सके? क्या ब्रह्मांड से मिले ज्ञान के कारण ही आइंस्टाइन 1 साल के अंदर 4 ऐसी बड़ी खोज कर पाए जिन्होंने इंसान की ब्रह्मांड को लेकर सोच ही बदल दी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान 1 साल के अंदर इतनी महत्वपूर्ण खोजें करके उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए साबित भी करके दिखाए और उनके खुद के कलीग्स को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी? आइंस्टाइन की सोच अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग थी। आइंस्टाइन के ब्रेन का आम ब्रेन से बेहतर होने का कारण क्या था? क्या उनका ब्रेन आम लोगों के मुकाबले ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ था, या फिर एलियंस द्वारा जेनेटिकली उनके ब्रेन को इस तरह बनाया गया था? क्या एलियंस ने उनके अंदर ऐसे जीन्स डाले थे जिससे उनका ब्रेन आम इंसानों से ज्यादा एडवांस्ड हो सके? क्या दुनिया में ऐसे और भी इंसान हैं जिनमें ऐसे जीन्स हैं जो हमसे अलग हैं, जो इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि शायद एलियंस ने उनमें डाले हैं और हम अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान हैं? हो सकता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाले इंसानों के पास खास एलियन जीन्स हों और इसीलिए वो आम इंसानों से बढ़कर है। क्या आइंस्टाइन के ब्रेन की अलग बनावट की वजह से ही आइंस्टाइन जीनियस थे? क्या उनके ब्रेन को खास तौर पर ऐसा बनवाया गया था जिससे वो अपनी सोच के जरिए दूसरी दुनिया में जाकर वहां के ज्ञान को हासिल कर सके और हमारी दुनिया को समझा सके? शायद इन सवालों के जवाब हमें हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोगों के ब्रेन्स को स्टडी करके मिल सके। स्टॉकहोम, स्वीडन, 1921। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स की थियरीज से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा था। लेकिन आइंस्टाइन अपने समय के साइंटिस्ट से इतना आगे कैसे थे? 42 साल की उम्र में उन्हें ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? हम अगर अपने इतिहास पर गौर करें तो समय समय पर कुछ खास लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रही है जिससे मानव सभ्यता को फायदा हुआ है और हमने तरक्की की है। अब सवाल ये उठता है कि उन खास लोगों का ब्रेन वाकई स्पेशल है या उनकी कंसंट्रेशन पावर और चीजों को समझने की क्षमता अच्छी है। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना सही है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जेनेटिकली एडवांस ब्रेन की मदद से थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके किसी दूसरी दुनिया से जानकारी हासिल करते थे? अगर हाँ, तो क्या हमारे इतिहास में ऐसे दूसरे जीनियसेस भी हैं जो अपनी सोच या सपने के जरिए दूसरी दुनिया से जानकारी हासिल करते थे? एथेंस, ग्रीस। हेलेनिक मिलिट्री एकेडमी के बाहर जंग में लड़ने वाले एक बहादुर हीरो और वेस्टर्न फिलॉसफी के निर्माता सोक्रेटिस, जिन्हें हम सुकरात के नाम से भी जानते हैं, उनकी मूर्ति है। सोक्रेटिस को जाती तौर पर जानने वाले लोगों का कहना है कि वो थोड़े अजीब से थे। वो कई घंटों तक एक जगह पर बैठकर अपनी सोच में डूबे हुए रहते थे। सोक्रेटिस का एक बहुत ही चौंका देने वाला डे ड्रीमिंग का एग्जाम्पल बताती हूँ। बात तब की है जब वो सिपाही थे और उनका दल पोटेडिया पर कब्जा करने की लड़ाई में लगा हुआ था। तब सोक्रेटिस अचानक जंग के मैदान में अपनी सोच में डूब गए और वो एक ही जगह पर खड़े होकर बिना हिले अपनी दुनिया में खो गए थे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। उनमें गजब का पेशेंस था जो उनके दोस्तों को थोड़ा सा अजीब लगता था और उन्हें उनकी दिमागी हालत पर कभी-कभी शक होता था। हमें हमेशा लगता है कि एक जीनियस थोड़ा पागल होता है, लेकिन उनका बर्ताव शायद इसलिए अलग होता है कि वो दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में होते हैं।
और सोक्रेटिस का खुद ये कहना था कि वो किसी राक्षस के संपर्क में थे। अब सोक्रेटिस जिसे राक्षस कह रहे थे वो उनके लिए कोई बुरा जीव नहीं था, बल्कि एंशिएंट ग्रीक्स के मुताबिक वो उस भगवान की कैटेगरी का हिस्सा था जो इंसानों से बातें करते थे और उन्हें जीवन के रहस्यों के बारे में और उनके मकसद के बारे में समझाते थे। क्या सोक्रेटिस का ये कहना कि वो किसी राक्षस के संपर्क में थे ये साबित करता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर ये साबित करता है कि वो किसी एलियन के संपर्क में थे जो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़े रखता था और लगातार जानकारी देता रहता था? हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि अरे सोक्रेटिस पागल थे, उनका दिमाग खराब था, वो कल्पना की दुनिया में जीते थे। वो जिस राक्षस की बात कर रहे थे वो एक तरह का मैसेंजर था या ब्रिज था उनके और उस दुनिया के बीच में जहां वो पहुंचना चाहते थे। क्या सोक्रेटिस अपने ख्यालों में खोकर किसी दूसरी दुनिया के जीव यानी एलियन से संपर्क करते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का तो यही मानना है। अगर ये सच है तो क्या हमारे इतिहास के दूसरे जीनियस माने जाने वाले लोग भी अपनी सोच में गुम होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे और वहां से ज्ञान लेकर आते थे? मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने ये खुद कहा था कि वो अपने कमरे में बेड पर लेट जाते थे और लेटने से पहले बेड के निचले सिरे के पास एक जलता हुआ कैंडल रखते थे। फिर बेड पर लेटकर छत पर पड़ रही उसकी टिमटिमाती फ्लेम की परछाई को एकटक देखते रहते थे। ऐसा करने से उनका माइंड ऐसे स्टेट में चला जाता था जहां उन्हें नए आइडियाज मिलते थे। पुचिनी ने कहा था कि उनका सबसे फेमस ओपेरा मडामा बटरफ्लाई गॉड ने क्रिएट किया था। लिख वो रहे थे लेकिन उसका सोर्स भगवान थे। विलियम ब्लेक हमेशा अपने पोएम्स, गानों और पेंटिंग्स में ये बताने की कोशिश करते थे कि एंजल्स होते हैं और अर्थ पर आते हैं। ब्राह्म्स का कहना था कि म्यूजिक वो नहीं क्रिएट करते, उनसे कोई करवाता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सब लोग वाकई में किसी पावरफुल सोर्स जिसे वो भगवान मानते थे उनके संपर्क में थे, या फिर वो अपनी ही अंतरात्मा, अपने ही अंदर मौजूद शक्ति के संपर्क में थे और वो खुद इस बात से अनजान थे।